तो इस पार्ट में हम पढ़ेंगे एक नया सा चैप्टर जिसका नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। और जैसा कि आप लोगों को पता है, फिर हम बात करें टाइप्स ऑफ मूवमेंट कि कितनी टाइप का मूवमेंट होता है। अभी हमने देखा कि कहीं पे प्रोटोप्लाज्म का मूवमेंट हो रहा था, वहां पे क्या होता है, जो सिलिया होती है हमेशा हमारे यहाँ यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और बेसिकली ये कंट्रोल बाई इनवॉलंटरी नेचर होती है, ये हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होती। जब ऐंट देगा तो ग्लोबुलर एक्टिन की ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी। जो हम मायोसिन बाइंडिंग साइट केवल एक डायरेक्शन में दिखा रहे हैं, वो तो अलग अलग डायरेक्शन में हो जाएंगी। तो ज्वाइंट विच अलाउ मूवमेंट ओनली इन वन एंगुलर प्लेन, जैसे हमारे एल्बो ज्वाइंट को देखो, ऐसे ही अलाउ हो रहा है मूवमेंट, ऐसे ऐसे नहीं। और इस डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन को नाम दिया गया सार्कोमियर। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर निकलेंगे तो कैल्शियम आयन किसके कांटेक्ट में आएंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स के कांटेक्ट में आएंगे और वहीं पे मास्किंग इफेक्ट हट जाएगा। हेलो रॉक स्टार्स, तो स्वागत है आपका इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य। जैसा कि हमने बताया, केवल पढ़ाई नो बकवास। तो इस पार्ट में हम पढ़ेंगे एक नया सा चैप्टर जिसका नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस पूरे लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी में कही हुई बातों को पढ़ेंगे ताकि हमारी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बन सके इस चैप्टर के लिए। ताकि इस चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे तो देखिए, पहले तो हो गया क्या, हमने इस चैप्टर का लिखा है पार्ट 1। भैया ऐसा क्यों कर दिया, पार्ट 1 क्यों कर दिया? इसमें दो, जब भी चैप्टर पढ़ रहे होंगे मूवमेंट एंड लोकोमोशन या लोकोमोशन एंड मूवमेंट देखेंगे तो इसके दो एस्पेक्ट हैं। एक एस्पेक्ट में हम मसल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, मसल्स के बारे में, और दूसरे एस्पेक्ट में हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, स्केलेटन के बारे में। तो हमने क्या किया कि दोनों को बाइफरकेट कर दिया ताकि आप पे ज्यादा बर्डन ना पड़े। ऐसा नहीं है कि एग्जाम नजदीक है तो हम फिर जल्दी जल्दी भाग के और आधा छोड़ पूरा को धावे, पूरा मिले ना आधा पावे। जितना पढ़ेंगे वो सॉलिड रहेगा, बेहतर रहेगा और हमारी समझ बेहतर रहेगी। इसी समझ के लिए ही तो पढ़ रहे हैं हम, अदरवाइज पढ़ा तो साल भर बहुत जगह था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रयास करिएगा कि आपका एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। एनसीईआरटी की लाइंस ऐसे ही पढ़ेंगे और समझेंगे उसे। मेरा काम समझाना, आपका काम पढ़ना, ठीक है? चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो हम मूवमेंट एंड लोकोमोशन की बात करते हैं तो पहले बेसिक बातें हम जान लें। मूवमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कि हम हाथ लिए, अभी छोड़ेंगे, देखेंगे कितने तरह का मूवमेंट होगा, लेकिन आपके अपने नजरिए से देखें कि मूवमेंट क्या है भैया। तो हमने हाथ इस तरह हिलाया, पैर हिलाया, आंखों की पुतलियां हिलाई, जबड़ा हिलाया तो बोल रहा हूं, ये सब मूवमेंट है। लेकिन लोकोमोशन क्या है सर जी? तो लोकोमोशन और मूवमेंट में बड़ा डिफरेंस होता है। मूवमेंट के वजह से ही लोकोमोशन होता है, लेकिन लोकोमोशन हम तब कहते हैं जब डिस्प्लेसमेंट हो। जैसे मान लीजिए कि हमने अपने पैर में मूवमेंट किया, लेकिन इसकी वजह से मेरे पोजीशन में भी चेंज हुआ, तो हम उसे लोकोमोशन कहते हैं। लेकिन पोजीशन में चेंज ना हो तो हम उसे लोकोमोशन नहीं कहेंगे, मूवमेंट कहेंगे। मींस वी कैन से दैट ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट। सभी लोकोमोशन मूवमेंट होते हैं, लेकिन सभी मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होते। इस बात को एकदम क्लियरली समझ लीजिए। तो हम देखेंगे एनसीईआरटी के लाइन के हिसाब से, तो मूवमेंट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग बीइंग। जितने भी लिविंग बीइंग हैं उनका एक सिग्निफिकेंट फीचर है कि वो मूवमेंट परफॉर्म करते हैं। Animals and plants exhibit a wide range of movement. Streaming of protoplasm in the unicellular organism, like if we talk about the amoeba, अमीबा में आपने देखा होगा कि स्ट्रीमिंग मूवमेंट होता है प्रोटोप्लाज्म का, जिसके वजह से वहां अमीबा में स्यूडोपोडिया बना करता था। ये प्रोटोप्लाज्म के मूवमेंट की वजह से ही अमीबा स्यूडोपोडिया बनाता है। हम बोलते हैं कि अमीबा का कोई फिक्स शेप नहीं होता। दूसरी बात करें अगर, तो मूवमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला एंड टेंटिकल्स। सीलिया और फ्लैजिला की बात करें तो अगर आप नॉर्मली अगर देखिएगा आप तो पैरामीशियम को देखेंगे हम लोग कहीं। पैरामीशियम देखिएगा तो इसके शरीर पे ऐसे ऐसे सीलिया पाई जाती है। तो ये सीलिया जो होती है इनके यहाँ फीडिंग में तो मदद करती ही करती है, लेकिन शरीर पे पाए जाने वाले सीलिया जो है इनके लोकोमोशन में भी मूवमेंट करती है, लोकोमोशन में भी रोल प्ले करती है। वैसे ही हाइड्रा देखे होंगे तो हाइड्रा में हम देखते हैं कि टेंटिकल्स होते हैं। हाइड्रा में हमने टेंटिकल्स का जिक्र किया और इस टेंटिकल की मदद से क्या करते हैं, वो मूव करते हैं। और फ्लैजिला भी कई जगह, जैसे इग्लिना देखेंगे तो वहां फ्लैजिला पाया जाएगा। तो मूवमेंट करने के लिए बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स हैं। कहीं सिलिया से होता है मूवमेंट, कहीं फ्लैजिला से होता है, कहीं हमारे यहाँ टेंटिकल से हो रहा है। हमारे यहाँ बात करेंगे तो हमारे यहाँ मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, लिम्स होते हैं हमारे यहाँ। तो टेंटिकल्स हो गई, सोल बाई मेरी ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन बीइंग कैन मूव लिम्स, जॉ, आईलिड्स, टंग। सम ऑफ द मूवमेंट रिजल्ट इन द चेंज ऑफ पोजीशन और चेंज ऑफ लोकेशन। और जिस भी मूवमेंट में चेंज इन लोकेशन या पोजीशन हो रही होगी उसी को हम लोकोमोशन कहते हैं। और लोकोमोशन हमेशा वॉलंटरी इन नेचर होता है और लोकोमोशन का रीजन होता है। हम लोकोमोट करते हैं फूड के लिए,
घर के लिए, कहीं भी किसी चीज के लिए हमारा एक वॉलंटरी पर्पज होता है कि हम लोकोमोट करें, अपने पोजीशन को चेंज करें, चाहे खाने की तलाश में, चाहे नौकरी, कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं। जैसे हमें मन किया कि चलो पढ़ा के वहां पे हमें टिक करना है, तो हमारे मन में आया कि ट्रिक करना है, यहाँ पे यहाँ पहुंच गए, तो हमने क्या किया, पोजीशन में चेंज किया। लेकिन इस दौरान क्या हुआ, मस्कुलर मूवमेंट हुआ, और मस्कुलर मूवमेंट की वजह से पोजीशन में चेंज हुआ, तो हम बोल रहे हैं कि हमने लोकोमोट किया। मतलब जनरल से कहने का मतलब यह है कि सभी मूवमेंट जो है लोकोमोशन नहीं होते, लेकिन लोकोमोशन जरूर मूवमेंट होता है। ठीक है, तो यही बातें हम कर रहे हैं। जैसे हम क्लाइंब कहीं चढ़ रहे हैं, फ्लाइंग की बात कर लें, स्विमिंग की बात कर लें, सभी क्या है, लोकोमोटरी मूवमेंट्स है हमारे। चलिए ये लाइन तो मैं समझ में आ गई, पैराग्राफ भी समझ में आ गया भैया क्या कहना चाह रहा है। फिर हम बात करें टाइप्स ऑफ मूवमेंट, कि कितनी टाइप का मूवमेंट होता है। अभी हमने देखा कि कहीं पे प्रोटोप्लाज्म का मूवमेंट हो रहा था, कहीं पे कोई ऑर्गेनिज्म सीलिया के थ्रू मूव करती है, कहीं पे टेंटिकल्स देखा, कहीं पे हमने लिम्स का इन्वॉल्वमेंट देखा, और लिम्स होंगे तो सिंपल सी बात है मसल्स होंगी हमारी। तो सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट 3 मेन टाइप्स ऑफ मूवमेंट। चूंकि हम अपने यहां की बात कर रहे हैं, तो हमारे यहां 3 तरह का मूवमेंट दिखाई देगा। कौन कौन सा भैया, तो पहला दिखाई देगा अमीबॉइड मूवमेंट। अब सोचोगे हमारे यहां अमीबॉइड मूवमेंट भैया, ये तो अमीबा में बताया गया। दूसरा हम देखेंगे सिलियरी मूवमेंट, कि सिलियरी मूवमेंट हमारे यहां क्या होता है। और तीसरा हम देखेंगे मस्कुलर मूवमेंट। थोड़ा एग्जांपल्स हम यही समझ लेते हैं, बाकी के पैराग्राफ पढ़ते रहेंगे। अब आपने पढ़ा होगा, जैसे अमीबॉइड मूवमेंट की बात करें तो हमने डब्ल्यूबीसी तो पढ़ाई है सबने, डब्ल्यूबीसी पढ़ा है, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स कहते हैं इसे। डब्ल्यूबीसी हम देखते हैं कि 5 तरह का होता भी है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ये सब हमने पढ़ा है, कोई बात नहीं, पढ़ा है, अच्छी बात है। लेकिन डब्ल्यूबीसी का कोई फिक्स शेप नहीं होता है। डब्ल्यूबीसी जो है हमारे यहाँ अमीबॉइड शेप का माना जाता है, और यहाँ जो डब्ल्यूबीसी मूवमेंट होता है वो टाइप होता है हमारे यहाँ किसका, अमीबॉइडल मूवमेंट का, एंड दैट इज बाय द स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, दैट इज बाय द स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जहां पे प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग की वजह से मूवमेंट होता है, तो बेसिकली हम कहते हैं उस तरह के मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, हम अमीबॉइड मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमीबॉइड मूवमेंट बोलते हैं। फिर हमारे यहां बात आई सिलियरी मूवमेंट की, तो भैया हमारे यहां सीलिया कहां है, सीलिया हमारे यहां कहां है, आप तो पैरामीशियम में बताए थे। तो सीलिया की बात करेंगे अगर, कि सीलिया है कहां हमारे यहां, तो सीलिया हम देखेंगे। सीलिया अगर हम देखें तो हम फैलोपियन ट्यूब का जिक्र सुनते हैं। किसका जिक्र सुनते हैं, फैलोपियन ट्यूब का जिक्र सुनते हैं। और फैलोपियन ट्यूब में हम देखते हैं कि ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकले होते हैं, जो करते क्या है, जब एग रिलीज होता है तो एग को फैलोपियन ट्यूब की ओर मूव कराते हैं। यहां पे सिलियरी मूवमेंट पाया जाता है। यहां पे क्या पाया जाता है, सिलियरी मूवमेंट पाया जाता है। और भी देखें हम, जैसे अपने नेजल पैसेज में देखें तो हमने देखा था कि वहां स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलम्नर इपिथेलियम पाई जाती है, ग्लैंडुलर कॉलम्नर इपिथेलियम। वहां पे क्या होता है, जो सिलिया होती है हमेशा हमारे यहाँ यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जो भी हमारे नेजल पैसेज में डस्ट पार्टिकल हम ट्रैप करते हैं म्यूकस की मदद से, उसको सिलिएटेड मूवमेंट के थ्रू वो बाहर निकालने का काम करता है। तो हमारे यहाँ सिलिएटेड मूवमेंट भी होता है, हमारे यहाँ मस्कुलर मूवमेंट भी होता है। जैसे मान लीजिए हम अपने जॉ को क्या कर रहे हैं, मूव करा रहे हैं, तो डेफिनेट सी बात है इस जॉ के मूवमेंट में हमारे यहाँ मसल इन्वॉल्व होंगे। हम अपने लोकेशन को चेंज कर रहे हैं, पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारे लिम्स में मूवमेंट हो रहे हैं, या हमने अपने हाथ को हिलाया इस तरह से, तो यहाँ जो मूवमेंट हो रहा है हमारे हाथ में, एक किसी न किसी मसल के वजह से हो रहा है। तो हमारे यहाँ 3 तरह के मसल्स हम देखेंगे, 3 तरह के मूवमेंट हम देखेंगे। पहला देखेंगे अमीबॉइड मूवमेंट, दूसरा देखेंगे सिलियरी मूवमेंट, और तीसरा देखेंगे मस्कुलर मूवमेंट। तो हमारे यहाँ 3 तरह के मूवमेंट पाए जाते हैं, हमारे यहाँ 3 तरह के मूवमेंट पाए जाते हैं। चलिए आगे बात कर लें। आगे जब बात करेंगे हम लोग, तो टाइप्स ऑफ मूवमेंट हम पढ़ ही रहे थे, तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ कितने प्रकार का मूवमेंट है। सम स्पेशलाइज्ड सेल्स इन आवर बॉडी लाइक माइक्रोफेजेज एंड ल्यूकोसाइट, जैसा कि हमने बताया डब्ल्यूबीसी में। इसमें होता क्या है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होता है, तो अमीबॉइड मूवमेंट परफॉर्म करते हैं। इट इज द इफेक्टेड बाय द स्यूडोपोडिया फॉर्म्ड बाय द स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म एज इन अमीबा। साइटोस्केलेटल एलिमेंट लाइक माइक्रोफिलामेंट्स आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन द अमीबॉइड मूवमेंट। ये हमारे यहां जो हम इस बात को डिस्कस कर रहे हैं, एनसीईआरटी खोलिएगा तो अमीबॉइड मूवमेंट में ये बात लिखी होगी, अमीबॉइड मूवमेंट में बात लिखी होगी। तो हमारे यहां हमने देखा कि अमीबॉइडल मूवमेंट होता है कैसे या कैसे होता है। तो जब भी हम अमीबॉइडल मूवमेंट हमसे बोला जाए, तो हमें बस एक बात ध्यान में रखनी है कि ऐसा मूवमेंट जिसमें साइटोप्लाज्म के स्ट्रीमिंग की वजह से, साइटोप्लाज्म में स्ट्रीमिंग की वजह से जहां मूवमेंट हो रहा होगा वही अमीबॉइडल मूवमेंट होगा। हमारे यहां माइक्रोफेजेस शो करती हैं, हमारे यहां ल्यूकोसाइट्स शो करती हैं, ऐसे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो हम बोलेंगे हमारे यहां अमीबॉइडल मूवमेंट यहां पे पाया जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए इतनी बात क्लियर हो गई, तो दूसरा हमारे यहां है सिलियरी मूवमेंट। दूसरा क्या है भैया, सिलियरी मूवमेंट। दूसरा हमारे यहां आइटम है सिलियरी मूवमेंट का।
चलो भैया जानते हैं कि दूसरा हमारा जो सिलियरी मूवमेंट है वो क्या है, सिलियरी मूवमेंट कहां पे परफॉर्म होता है, कैसे परफॉर्म होता है। तो हमने देखा कि हमारे इपिथीलिया से अटैच, इपिथेलियल टिश्यू जब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में तो देखेंगे हमारे इपिथीलियम से अटैच कुछ इपिथीलिया ऐसी होती हैं जहां पे सीलिया पाई जाती है। और सीलिया का एक नेचर होता है कि सीलिया हमेशा यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट परफॉर्म करती है, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट परफॉर्म करती हैं। तो इन यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट की वजह से हमारे यहां कुछ मूवमेंट शो होता है। Ciliary movement occurs in most of the internal tubular organs which are lined by ciliated epithelium. The coordinated movement of cilia in the trachea, अगर हम ट्रैकिया की बात करें तो ट्रैकिया में जब हम इपिथेलियम देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ ट्रैकिया का इपिथेलियम कुछ ऐसा दिखाई देता है। कुछ टॉल कॉलमनर सेल्स होती हैं, कुछ छोटी सेल्स होती हैं। जो टॉल कॉलमनर सेल्स होती हैं उनके पास सीलिया होता है, इनके पास क्या होता है, सीलिया होता है। तो हम बोलते हैं कि हमारे ट्रैकिया में जो हमारे यहाँ जो पाया जा रहा है इपिथेलियम, हम बोलते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड ग्लैंडुलर कॉलमनर इपिथेलियम। यहाँ पे जो ग्लैंडुलर सेल्स हैं वो म्यूकस सिक्रीट करती हैं और जो सीलिया होता है म्यूकस के द्वारा जो ट्रैप किया गया डस्ट पार्टिकल है उसे आउटवर्ड मूवमेंट कराता है। फिर जैसा कि हमने बताया कि अगर अपने आप फैलोपियन ट्यूब को देखें फीमेल्स में तो फीमेल्स में फैलोपियन ट्यूब में भी सीलिया पाया जाता है और उसका काम होता है एग को यूट्रस की तरफ कोऑर्डिनेट कराना। तो हमारे यहां सिलिएटेड मूवमेंट भी पाया जाता है। सिलियरी मूवमेंट का वो तरीका है पैसेज ऑफ ओवा थ्रू द फीमेल्स रिप्रोडक्टिव ट्रैक इज आल्सो फैसिलिटेटेड बाय द सिलिएटेड मूवमेंट। ये लाइंस एनसीईआरटी की बहुत ही प्यार से हम जल्दी जल्दी पढ़ते चलेंगे। देखिए कितना आसान है रिवाइज करना आपका पूरा सिलेबस, जिसको आपने बोझ बना रखा था, जिसको आपने क्या करा, बोझ बना रखा था। इधर उधर भटक रहे थे, शायरी सुन रहे थे, इधर उधर भटक के शायरी सुनने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, अभी टाइम आ गया है, बेस्ट तरीके से पढ़ेंगे। तीसरा हमारे पास है मस्कुलर मूवमेंट। तीसरा हमारे पास क्या है भैया, मस्कुलर मूवमेंट। तीसरा हमारे पास है मस्कुलर मूवमेंट। मस्कुलर मूवमेंट क्या होता है भैया, मूवमेंट की बात तो हम कर ही रहे हैं कि मूवमेंट हो रहा है, लेकिन ऐसा मूवमेंट जिसमें मसल्स इन्वॉल्व हो। मूवमेंट ऑफ आवर लिम्स, हाथ हिलाया हमने ऐसे, ये क्या है भैया, ये मस्कुलर मूवमेंट है। हमने अपना जॉ हिलाया, हमने अपनी पलकें हिलाई, ये क्या है, मस्कुलर मूवमेंट है, क्योंकि इस तरह के मूवमेंट में हमारी मसल्स इन्वॉल्व हो रही है। देखिए टंग, जीभ निकाल के जीभ हिला दिया। ठीक है, मूवमेंट ऑफ आवर लिम्स, जॉ, टंग एटसेट्रा रिक्वायर्ड मस्कुलर मूवमेंट। The contractile property of muscles are effectively used for the locomotion and other movements। जैसे कि हम पढ़ेंगे कि हमारे मसल्स की कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज पाई जाती है हमारे मसल्स में, जैसे कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में मस्कुलर टिश्यू में बताया गया है कि हमारे यहाँ मसल्स की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, लाइक कॉन्ट्रैक्टिलिटी, इलास्टिसिटी, एक्साइटेबिलिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी। ये चार प्रॉपर्टीज आपके बुक में मेंशन्ड है। तो उसी में एक प्रॉपर्टी होती है हमारी मसल्स की, कॉन्ट्रैक्टिलिटी की। कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता होती है हमारे मसल्स में, जिसकी वजह से हम मूवमेंट परफॉर्म कर पाते हैं। और ऐसा मूवमेंट जिसमें हमारी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, उस मूवमेंट को हम मस्कुलर मूवमेंट कहते हैं। क्लियर है, तो ये बातें समझ में आ गई होंगी। लोकोमोशन रिक्वायर्स परफेक्ट कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी ऑफ द मस्कुलर स्केलेटल एंड न्यूरल सिस्टम। In this chapter, you will learn about the types of muscles, their structure, mechanism of their contraction, and important aspect of the skeletal system। यानी हम बात करने वाले हैं बेसिकली मसल्स के बारे में, और दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो मसल्स के बारे में और दूसरा बोन्स के बारे में। जैसा कि हमने बताया कि चैप्टर को बाइफरकेट किया गया है। पहले पार्ट में हम मसल्स का जिक्र करेंगे, मसल्स हमारे यहाँ कैसे कॉन्ट्रैक्ट होती हैं उसका जिक्र करेंगे, मैकेनिज्म क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन का उसका जिक्र करेंगे, और दूसरे हाफ में यानी दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अपने स्केलेटन के बारे में, और देखेंगे कि कैसे हमारे यहाँ जो भी मूवमेंट परफॉर्म होता है उसके पीछे का राज क्या होता है, तरीका क्या होता है। क्लियर, तो इसी बेसिस पे हम बात कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे अगर मसल्स की, तो मसल्स की बात करें तो पहले मसल्स के बारे में हम जान लेते हैं भैया। थोड़ा छोटा मोटी बातें लिख ली जाए। जैसे हमने मसल्स लिखा, तो मसल्स जो होती हैं हमारी, इनकी ऑरिजिन अगर हम देखें तो दे आर मीजोडर्मल इन ऑरिजिन। कुछ मोटी मोटी बातें कर लें। मीजोडर्मल इन ऑरिजिन, मीजोडर्मल इन ऑरिजिन, मीजोडर्मल इन ऑरिजिन, सॉरी ऑरिजिन। अगर हम बात करें कि मीजोडर्मल इन ऑरिजिन है, अच्छी बात है। तो हमारे यहां मसल्स की बात करें अगर हम, तो हमारे पूरे बॉडी वेट का 40 से 50% हिस्सा जो है वो हमारी मसल्स बनाती हैं। तो हम लिख सकते हैं 40 to 50% पार्ट ऑफ आवर बॉडी वेट, 40 to 50% पार्ट ऑफ आवर बॉडी वेट। तो 40 से 50% पार्ट बनाता है हमारे बॉडी वेट का, यानी मसल्स 40 to 50% पार्ट कंट्रीब्यूट करती हैं हमारे पूरे बॉडी वेट में। जितना भी वेट है हमारा, 60 किलो के हैं, 70 किलो के हैं,
लेकिन उसमें 50% पार्ट क्या है भैया, हमारा मसल्स का है। मसल्स की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी भी होती है। मसल्स की स्पेशल प्रॉपर्टी के बात करें तो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, इलास्टिसिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और एक्साइटिबिलिटी, ये 4 प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं आपके बुक में। मसल्स की प्रॉपर्टी होती है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, इलास्टिसिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और एक्साइटिबिलिटी। इसी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी के प्रोसेस की वजह से क्या होता है, हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो हम बोलते हैं मूवमेंट हो रहा है, और ऐसे मूवमेंट को हम मस्कुलर मूवमेंट कहते हैं। अब इनको मसल्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है, मसल्स को क्लासिफाई किया गया है, और क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है। मसल्स की बात करें अगर हम, तो मसल्स को क्लासिफाई किया गया है, मसल्स की बात करें तो क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ their location, on the basis of their control, and on the basis of their appearance. हमारे यहां मसल्स को 3 चीजों के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है कि किस लोकेशन पे पाई जाती हैं, एक कैसे कंट्रोल होती हैं, और अपीयरेंस यानी कैसी दिखती हैं। इसके बेसिस पे हमारे यहां मसल्स को क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया। तो कितने कैटेगरी में बांटा गया है हमारे मसल्स को देखें कि कितने कैटेगरी में बांटा गया है, तो हम देखेंगे हमारे यहां ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। अगर हम बात करें लोकेशन के हिसाब से बात करें कि भैया लोकेशन क्या है इनका, तो यहां लिख लें लोकेशन के हिसाब से हम मसल्स को जब बांटते हैं तो पहली मसल होती है हमारी क्या, पहली मसल होती है हमारी स्केलेटल मसल। क्या होती है भैया, स्केलेटल मसल्स। दूसरी मसल जो हमारे यहां होती है लोकेशन के हिसाब से, वो होती है हमारे यहां विसरल मसल। तीसरी मसल जो होती है हमारे यहां, उसे हम बोलते हैं कार्डियक मसल। ये तो हम लोकेशन के हिसाब से बात कर रहे हैं। इसी विसरल मसल को हम स्मूथ मसल भी बोलते हैं। ये तो हम किसके हिसाब से बोल रहे हैं भैया, इनके लोकेशन के हिसाब से। कंट्रोल कैसा होता है, कंट्रोल के हिसाब से बात कर ले भैया। कंट्रोल के हिसाब से जब हम बात करेंगे कि कैसे कंट्रोल होती है, कंट्रोल के हिसाब से बात करेंगे तो जो हमारी स्केलेटल मसल होती है ये हमारे अपने कंट्रोल में होती है, तो हम बोलते हैं वॉलंटरी मसल। जो हमारी विसरल या स्मूथ मसल होती है ये हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होती है, तो हम बोलते हैं इनवॉलंटरी मसल। और जो हमारे यहां कार्डियक मसल होती है ये भी हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होती है, इसलिए इनको हम इनवॉलंटरी मसल बोलते हैं। फिर हम बात करें भैया इनका अपीयरेंस कैसा है, तो अपीयरेंस के हिसाब से बात करेंगे। चलिए अपीयरेंस के हिसाब से देख लें। जब भी हम अपीयरेंस के हिसाब से बात करेंगे तो जो हमारी स्केलेटल मसल होती है वो क्या होती है, यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। मसल अपीयरेंस के हिसाब से बात करें तो स्ट्रिएटेड होती हैं और मल्टीन्यूक्लिएटेड होती हैं। स्ट्रिएटेड और मल्टीन्यूक्लिएटेड। अगर हम बात करें स्मूथ मसल या विसरल मसल की, तो हमारे यहां अनस्ट्रिएटेड होती हैं, इनमें स्ट्रिएशंस नहीं पाया जाता। अनस्ट्रिएटेड होती हैं और यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं। अगर हम कार्डियक मसल की बात करें तो ये भी स्ट्रिएटेड होती हैं, स्ट्रिएशंस यहां भी पाई जाती है, यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, और क्या होती है, ब्रांच्ड होती है। हम 3 चीजों के बेसिस पे अपने यहां मसल्स को कैटेगराइज करते हैं।
on the basis of their location, on the basis of their control and on the basis of their appearance, कि कैसे दिखती हैं। अब इन्हीं तीनों मसल्स के बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। हम कभी इसको जरूरत पड़ने पे स्केलेटल मसल, वॉलंटरी मसल या स्ट्रिएटेड मसल भी बोलते हैं, इसीलिए, या जरूरत पड़ने पे हम इसे विसरल मसल, स्मूथ मसल, इनवॉलंटरी मसल या अनस्ट्रिएटेड या यूनिन्यूक्लिएटेड मसल भी बोलते हैं। कार्डियक मसल की बात करें तो चूंकि हमारे हार्ट में पाई जाती हैं इसलिए इसे कार्डियक मसल कहते हैं। कंट्रोल वाइज ये इनवॉलंटरी होती हैं और स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होता है और यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि यहाँ पे इंटरकैलेटेड डिस्क भी पाया जाता है। चलिए एक एक करके देखते हैं थोड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ इस पार्ट में केवल डिस्कस किया गया है स्केलेटल मसल को। स्केलेटल मसल के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। बात करें अगर हम अपने यहाँ, तो स्केलेटल मसल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद आवर स्केलेटन, इसीलिए हम स्केलेटल मसल कर रहे हैं। लोकेशन वाइज कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी, दे हैव अ स्ट्राइप्ड अपीयरेंस अंडर द माइक्रोस्कोप एंड दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट striated and hence are called it striated muscles, as their activities are under the voluntary control of the nervous system and that's why they are also known as voluntary muscles. They are primarily involved in the locomotory action and the change of body posture. यानी इन्हीं मसल्स के हेल्प से हम जो लोकोमोशन परफॉर्म करते हैं वो परफॉर्म कर पाते हैं और जो भी बॉडी पॉस्चर चेंज करते हैं हम मसल के कॉन्ट्रैक्शन से, वो बॉडी पॉस्चर चेंज कर पाते हैं हम स्केलेटल मसल की वजह से। दूसरा हमारे पास मसल है जिसको हम बोलते हैं विसरल मसल। विसरल मसल इसलिए बोल रहे हैं कि विसरा, जो बॉडी का विसरा है, जो विसरल ऑर्गन्स हैं वहां पे पाई जाती हैं। विसरल मसल्स आर लोकेटेड इन द इनर वॉल ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी लाइक द एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एटसेट्रा। दे डू नॉट एक्सिबिट any striations and are smooth in appearance, hence they are called smooth muscles or non-striated muscles. The activities are not under the voluntary control of the nervous system and therefore they are known as involuntary muscles. They assist, for example, in the transportation of food through the digestive tract and the gamete through the genital tract. अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो हमको स्पिंडल शेप की दिखाई देती हैं और सिंगल न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है और बेसिकली ये कंट्रोल वाइज इनवॉलंटरी नेचर होती हैं, ये हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होती। फिर तीसरी मसल जो हमारे पास है वो हम कार्डियक मसल कहते हैं और बेसिकली ये पाई जाती है हमारे हार्ट में। एज द नेम सजेस्ट, कार्डियक मसल्स आर द मसल्स ऑफ हार्ट। मेनी कार्डियक मसल सेल असेंबल इन द ब्रांचिंग पैटर्न टू फॉर्म कार्डियक मसल्स, यानी ब्रांचिंग यहां प्रेजेंट होती है। बेस्ड ऑन द अपीयरेंस कार्डियक मसल्स आर स्ट्रिएटेड, स्ट्रिएशंस पाई जाती है एंड दे आर इनवॉलंटरी इन कंट्रोल एंड दैट्स व्हाई दे आर इनवॉलंटरी इन नेचर। अगर हम देखें इनको डायग्रामेटिकली तो हम कहीं ना कहीं कार्डियक मसल का डायग्राम बनाते हैं तो ऐसे ऐसे ब्रांचिंग शो करते हैं, ऐसे ऐसे ब्रांचिंग शो करते हैं। हम बताते हैं कि ये ब्रांच्ड होती है और ब्रांच जो होती है, ब्रांचिंग जो होती है, इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है पाया जाना इंटरकैलेटेड डिस्क का। किसका पाया जाना? इंटरकैलेटेड डिस्क का पाया जाना इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। इंटरकैलेटेड डिस्क, इंटरकैलेटेड। अब भैया ये इंटरकैलेटेड डिस्क होता क्या है? मेन बात है, इस इंटरकैलेटेड डिस्क को हम कैल्शियम बूस्टर रिंग भी बोलते हैं। कैल्शियम बूस्टर रिंग, कैल्शियम बूस्टर रिंग होती है। अभी हम जब पढ़ेंगे मसल के कॉन्ट्रैक्शन के बारे में तो हमें पता चलेगा कि कैल्शियम की क्या इंपॉर्टेंस होती है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। तो ये कैल्शियम बूस्टर की तरह काम करती हैं, स्टोर करती हैं कैल्शियम को और इंश्योर करती हैं कि हमारी हार्ट की जो वॉल है, हार्ट की जो मसल्स हैं, एज ए यूनिट काम कर सकें। इसलिए कैल्शियम की सप्लाई प्रॉपरली बनी रहे, हर यूनिट को इक्वली बनी रहे, ताकि ये एज ए यूनिट काम कर सकें और मसल में जो भी हार्ट मसल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो साथ हो, जिससे कि हम डायस्टोल सिस्टोल को सिस्टमेटिकली अंजाम दे पाए। तो ऐसे मसल्स को हम रखते हैं किस कैटेगरी में? हमने रखा कार्डियक मसल के कैटेगरी में, क्योंकि ये पाई जाती हैं लोकेशन वाइज हार्ट में। कंट्रोल देखें तो इनवॉलंटरी नेचर होती हैं और अपीयरेंस वाइज देखें तो स्ट्रिएशंस पाई जाती हैं और ब्रांचिंग भी पाई जाती है। इज दैट क्लियर? ओके, आगे बढ़ेंगे। चूंकि आपको पता है कि इस पार्ट में हम मैक्सिमम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? स्केलेटल मसल के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि दे आर एसोसिएटेड विद आवर स्केलेटल कंपोनेंट एंड दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट स्केलेटल मसल। इसीलिए हम इसे स्केलेटल मसल कह भी रहे। इनका कंट्रोल हमने देखा कि ये वॉलंटरी कंट्रोल में होती हैं, यानी हमारे अपनी इच्छा से इनको हम कॉन्ट्रैक्ट करा सकते हैं, रिलैक्स करा सकते हैं। दैट्स व्हाई हम बोल रहे हैं कि ये वॉलंटरी इन नेचर होती है। हमने बोला कि इसमें स्ट्रिएशंस पाई जाती हैं। मेन बात हमने क्या बोला? इसमें स्ट्रिएशंस पाई जाती हैं।
स्ट्रिएशंस पाई जाती हैं। ये बात हमारे दिमाग को जूझ रही थी कि भैया स्ट्रिएशंस होते क्या, भैया स्ट्रिएशंस होते क्या हैं। तो हमारे जहन में एक सवाल आया कि चल भैया एक मसल निकाल लेते हैं और देख लेते हैं क्या स्ट्रिएशंस है। हमने क्या किया, जैसे मान लीजिए हम जानते हैं कि कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर इज नोन एज नर्व। नर्व फाइबर के कलेक्शन को हम नर्व जैसे बोलते हैं, वैसे ही मसल फाइबर के कलेक्शन को हम मसल बोलते हैं। हमने एक मसल बाहर निकाला तो मसल एक है, लेकिन उसमें फाइबर्स बहुत सारे हैं, तो कलेक्शन ऑफ मसल फाइबर्स आर नोन एज मसल्स। अब वो एक मसल जब हमने बाहर निकाली है तो हम जानना चाहते हैं कि मसल्स है कैसे। यहां पे डायग्राम बना हुआ है, बट स्टिल मैं आपको जताना चाहता हूं कि कैसे आपको फील होगा। हमने एक मसल निकाल ली, सपोज करिए हमने क्या करी भैया, एक मसल बाहर निकाल ली। मोटा दिखा रहा हूं ताकि आपको विजुअल हो सके। एक मसल है, एक मसल, स्केलेटल मसल का कोई एक मसल लिया है हमने। इस मसल में हम देखते हैं बहुत सारे मसल फाइबर होती हैं और ये मसल फाइबर बंडल्स में अरेंज है। गुच्छे में मसल फाइबर पाई जाती है। क्या होती है भैया, गुच्छे में पाई जा रही है मसल फाइबर। यहां डायग्राम दिया हुआ है, इसी डायग्राम को हम अपने आपकी समझ के हिसाब से बना रहे हैं। यहां बहुत सारे बंडल्स हैं, बहुत सारे बंडल्स हैं, बहुत सारे बंडल्स के अंदर हम देख रहे हैं तो बहुत सारे मसल फाइबर्स हैं। ऐसे ऐसे हम दिखा रहे हैं, बहुत सारे क्या है, मसल फाइबर्स हैं। एक मसल फाइबर को बाहर निकालेंगे, लेकिन अभी हम केवल बता दें आपको ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बन जाए। बहुत सारे मसल फाइबर पाए जाते हैं ऐसे ऐसे, सभी बंडल्स में मसल फाइबर होंगे। एक मसल फाइबर को हमने क्या करा, बाहर निकाल लिया। ये मसल फाइबर एक सिंगल मसल फाइबर है जिसे मायोफाइब्रिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, मायोफाइब्रिल बोलते हैं। चलिए लिख लेते हैं, ये मायोफाइब्रिल है या मसल फाइबर है, मायोफाइब्रिल, या इसी को क्या बोलते हैं, मसल फाइबर बोलते हैं। मायोफाइब्रिल या मसल फाइबर है हमारा। अब कलेक्शन ऑफ मायोफाइब्रिल, इस मायोफाइब्रिल को अगर हम देखेंगे तो इसके चारों तरफ जो कनेक्टिव टिश्यू शीथ है, इसके चारों तरफ जो कनेक्टिव टिश्यू शीथ है, तो मान लीजिए हम इमेजिन करा दें कि यहीं पे हो कनेक्टिव टिश्यू शीथ, तो इसे हम बोलते हैं एंडोमाइसियम। क्या बोलते हैं भैया, एंडोमाइसियम। क्या बोल दिया हमने, एंडोमाइसियम बोल दिया। चलो भैया, यानी मायोफाइब्रिल के अराउंड जो कनेक्टिव टिश्यू शीथ है वो एंडोमाइसियम है। हमने बोला कि ये एंडोमाइसियम और मायोफाइब्रिल गुच्छे में अरेंज है। ये जो सिंगल है इसे हम बोलते हैं, ये जो सिंगल गुच्छा एक बना है इसे बोलते हैं फैसिकल या फैसिकुलाई बोलते हैं। कॉमनली बोलेंगे तो फेसिया बोलेंगे, लेकिन फैसिकल बोलते हैं, फैसिकुलाई बोलते हैं। इस फैसिकल या फैसिकुलाई के अराउंड जो कनेक्टिव टिश्यू शीथ है इसे हम बोलते हैं पेरीमाइसियम। क्या बोलते हैं भैया, पेरीमाइसियम। कई बार तो आप स्ट्रक्चरली इसी में कंफ्यूज हो जाते हो, पेरीमाइसियम। और बहुत सारे बंडल को जो कनेक्टिव टिश्यू शीथ कवर कर रही है इसे हम बोलते हैं ईपीमाइसियम। क्या बोलते हैं भैया, ईपीमाइसियम। यहां डायग्रामेटिकली आप जो डायग्राम दिया हुआ उसमें समझने का प्रयास करिए। देखिए दिखाया गया है कि यहां बहुत सारे बंडल्स प्रेजेंट हैं, फेसिया या फैसिकुलाई प्रेजेंट है, ऐसे दिखाया गया है। इन बंडल्स में आपको मसल फाइबर दिखाया जा रहा है। बंडल्स में क्या दिखाया जा रहा है, मसल फाइबर दिखाया जा रहा है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, गौर फरमाइएगा इस बात पे, मसल फाइबर दिखाया जा रहा है। यही मायोफाइब्रिल है, यही क्या है, मायोफाइब्रिल है। और इसके चारों तरफ ये जो कनेक्टिव टिश्यू शीथ है, ये जो स्पेस है, इसमें जो कनेक्टिव टिश्यू शीथ है इसे बोलते हैं क्या, एंडोमाइसियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, एंडोमाइसियम, यही एंडोमाइसियम। और ये फेसिया आपस में कनेक्टेड है। देखिए एक बंडल, दो बंडल, तीन बंडल, चार बंडल, तो हम बोलते हैं फेसिकल्स जो है, मसल के जो बंडल है मसल फाइबर के, वो कनेक्टेड है किससे भैया, पेरीमाइसियम से। देखिए मसल फाइबर के अराउंड जो है हमने ब्लड वेसल्स दिखाए, एक बार एनसीईआरटी ध्यान से देखिएगा, ब्लड वेसल्स दिखाए हैं, वेन्स दिखाई है, दिखाई है, तमाम चीजें दिखाई गई है। तो पहले इस बात को समझिए कि कलेक्शन ऑफ मसल फाइबर इज नोन एज मसल। यहां पे जो एक मसल फाइबर है उसे हम मायोफाइब्रिल बोल रहे हैं। अब सिंपल सी बात है यार, हमारी किडनी बनी है नेफ्रॉन की, तो जैसे एक नेफ्रॉन का जो फंक्शन होगा वही कलेक्टिव फंक्शन होता है हमारे यहां किडनी का, तो हम बोलते हैं कि द फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर किडनी इज नेफ्रॉन। वैसे ही नर्वस सिस्टम में हम बोल देते हैं न्यूरॉन, लीवर में हम बोल देते हैं हिपेटोसाइट्स, बोल देते हैं क्या, लीवर लोब्यूल। वैसे ही यहां पे अगर हम देखें
तो जो भी ये मसल काम कर रही होगी, बेसिक सी बात है, कलेक्टिव फंक्शन होगा मसल फाइबर का। कलेक्टिव फंक्शन ही तो होगा मसल फाइबर का। और हम बोल रहे हैं कि मसल क्या है, स्ट्रिएशंस पाए जाते हैं इसमें, स्ट्रिएशंस दिखाई देती है हमें। तो हमने क्या किया, जहन में जब ये सवाल आया कि भैया स्ट्रिएशंस दिखाई दे रही है, अच्छा स्ट्रिएशंस है इसमें, जहन में सवाल आया कि भैया पहले समझते हैं स्ट्रिएशंस है क्या, रटेंगे नहीं इसे, समझेंगे स्ट्रिएशंस क्या है। तो हमने एक जो मसल फाइबर है इसे बाहर निकाल लिया। चल भाई दूसरे पेज पे बाहर निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लिया। चलो भैया हमने बाहर निकाल लिया किसको, एक मसल फाइबर को, यानी एक मायोफाइब्रिल को। बहुत ध्यान से समझिएगा, एक मायोफाइब्रिल को हमने बाहर निकाल लिया। चल भैया यहां लिख भी लें कि क्या है, ऐसा ना लगे जादू है, ये मायोफाइब्रिल या मसल फाइबर है, मायोफाइब्रिल या मसल फाइबर जिसे हम बोल रहे हैं, मसल फाइबर, मायोफाइब्रिल या मसल फाइबर। हम जानना चाहते हैं कि हम क्यों बोल रहे थे कि भैया यहां स्ट्रिएशंस है, यहां स्ट्रिएशंस पाई जाती है। हमने देखा कि अगर इसको स्ट्रक्चरली देखें माइक्रोस्कोप से तो हमें कुछ पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं भैया, पैटर्न। कैसे पैटर्न भैया जरा बता दो, कुछ पैटर्न्स हमको दिख रहे हैं। ऐसे ऐसे ये पैटर्न कहीं कहीं पे बहुत डार्क अपीयरेंस में है और कहीं कहीं पे लाइटली दिख रहे हैं हमको। ये पैटर्न जो भी हमें दिख रहा है, जिसके वजह से भी दिख रहा है, कहीं कहीं पे डार्क है और कहीं कहीं पे लाइट है। मान लीजिए हमने बताया कि यहां पे अगर देखेंगे इस पूरे पैटर्न को तो यहां लाइट दिख रहा होगा और इतने दूर डार्क दिख रहा है, तो हम बोल रहे हैं कि लाइट बैंड प्रेजेंट है। और दूसरा हम बोल रहे हैं कि डार्क बैंड प्रेजेंट है। चलो भैया हमने माइक्रोस्कोप से मायोफाइब्रिल निकाल के देखा तो देखा कि भैया इसमें कुछ अरेंजमेंट कुछ किसी चीज का ऐसा है जिसकी वजह से कहीं कहीं पे लाइट दिखाई दे रहा है और कहीं कहीं पे डार्क दिखाई दे रहा है। अब जहन में सवाल आया कि भैया लाइट और डार्क पैटर्न बन क्यों रहा है। तो हमने देखा कि ये जो स्ट्रिएशंस है, जो लाइट और डार्क बैंड का स्ट्रिएशंस है, वो क्यों है, तो हमारे इसी मायोफाइब्रिल के अंदर में स्ट्रिएशंस इसलिए दिखाई दे रही हैं क्योंकि हमारी इस मायोफाइब्रिल में कुछ प्रोटीन्स अरेंज है। क्या अरेंज है भैया, तो स्ट्रिएशंस आर शोइंग हियर ओनली ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, यानी कोई कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन पाई जा रही है, उसके अरेंजमेंट की वजह से हमें कहीं डार्क और कहीं लाइट दिखाई दे रहा है। और एक कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है कौन कौन, तो हमारे यहां दो तरह की कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन पाई जाती हैं। एक को हम बोलते हैं एक्टिन और दूसरे को बोलते हैं क्या, मायोसिन। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत हवा बना रखा है इस टॉपिक का। एक्टिन और मायोसिन दो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन पाई जाती हैं और इन्हीं का अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है हमारे यहां जिसकी वजह से हमें डार्क और लाइट बैंड शो होता है, दिखाई देता है। तो हम बोलते हैं ये मसल जो है कौन सी मसल है, स्ट्रिएटेड मसल्स है। कौन सी मसल्स है भैया, स्ट्रिएटेड मसल्स हैं। हमारे यहां दो प्रोटीन की वजह से ऐसा दिखाई दे रहा है, एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन, और इसे हम कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन की कैटेगरी में रखते हैं। क्लियर है, चलिए भैया क्लियर है। अब जो एक्टिन और मायोसिन है, थोड़ा इनके बारे में हम जान लें। एक्टिन मायोसिन का डायग्राम तो आपके यहां दिया हुआ है, लेकिन अगर हम इंडिविजुअली जानने का प्रयास करें तो एक्टिन एक कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है। इनका अरेंजमेंट भी देखेंगे हम, ऐसा नहीं है, लेकिन पहले इनके बारे में बेसिक्स जान जाए। हम एक्टिन की बात करते हैं तो एक्टिन को हम थिन फिलामेंट बोलते हैं। एक्टिन जहां भी प्रेजेंट होगा, एक्टिन को हम दूसरा नाम देते हैं, बोलते हैं थिन फिलामेंट, यानी पतला तंतु है, थिन फिलामेंट। अच्छा चलो भैया इतना तो पता चला कि ये पतला है, इतना पता चला कि ये पतला है हमारा एक्टिन वाला भाई। चल भाई ये पतला है, क्यों पतला है भाई, किससे बना है, तो एक्टिन बना होता है हमारे यहाँ, एक्टिन फिलामेंट जो है वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है। कैसे भैया, तो हम बोलते हैं एक्टिन जो है बना होता है एफ एक्टिन से। एफ एक्टिन बोले तो फिलामेंटस एक्टिन,
F18 बोले तो फिलामेंटस एक्टिन। दूसरा आइटम जो इसमें होता है उसे हम बोलते हैं क्या, ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन। और तीसरा आइटम होता है ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स। बहुत ध्यान से समझिएगा, ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स। ये तीन चीजों से मिलकर हमारे यहां एक्टिन प्रोटीन बना हुआ है जिसे हम थिन फिलामेंट बोलते हैं। अब लिखा हुआ है फिलामेंटस एक्टिन। बेसिकली बात करें तो फिलामेंटस एक्टिन एक पॉलीमर है। क्या है भैया, पॉलीमर है। अब पॉलीमर है तो इसका मोनोमर यूनिट होगा, डेफिनेटली होगा। तो ये पॉलीमर होता है और बेसिकली बना होता है ग्लोबुलर एक्टिन से, बोलते हैं जी एक्टिन। ये जी एक्टिन क्या है, ये मोनोमर है। यही पॉलीमराइज होके क्या बनाता है, फिलामेंटस एक्टिन बनाता है। तो चल भैया जी एक्टिन के बारे में ही थोड़ा जान लें। अब जी एक्टिन जैसा कि नाम है ग्लोबुलर एक्टिन, ऐसे ग्लोबुलर फॉर्म में होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा। और ये ग्लोबुलर एक्टिन जो है इसके पास हम देखते हैं कि एक साइट पाया जाता है। चल भाई इस साइट को थोड़ा हम हाईलाइट कर लें, लाल रंग से दिखा दें, क्योंकि इसका बहुत काम है, इसका बहुत भौकाल मचा हुआ है। ये जो ग्लोबुलर एक्टिन पे जो हमारा ये साइट जिसको कि हम लाल रंग से दिखा रहे हैं, इसे हम बोलते हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट। क्या है भैया, ये मायोसिन बाइंडिंग साइट है। नाम से ही लग रहा है कि यहां पे मायोसिन आके बाइंड होता होगा। मायोसिन बाइंडिंग साइट बोल रहे हैं, मायोसिन बाइंडिंग साइट बोल रहे हैं। और यही ग्लोबुलर एक्टिन जो है वो पॉलीमराइज होके क्या बनाता है, फिलामेंटस एक्टिन बनाता है। चल भैया अगर हम फिलामेंटस एक्टिन को देखना चाहें कि कैसा होता है तो चल डायग्राम बना लें। अब ग्लोबुलर एक्टिन को ही क्या करेंगे हम भैया, पॉलीमराइज करेंगे। एक ग्लोबुलर, दो ग्लोबुलर, तीन ग्लोबुलर, ऐसे। बहुत ध्यान से समझिएगा, इस टॉपिक को जितना ही आप फील कर लेंगे उतना ही ये टॉपिक आसान है, और जितना ही फील नहीं कर पाएंगे उतना ही ये टॉपिक क्या है, टफ है। ऐसे हमने बहुत सारे क्या किए, ग्लोबुलर एक्टिन बना लिए। जब ग्लोबुलर एक्टिन बना ही लिया तो भैया हम सबका दिखा दें क्या, मायोसिन बाइंडिंग साइट। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, हम एक ही साइड में दिखा रहे हैं क्योंकि ये 2D है, लेकिन अभी 3D में इमेजिन भी करा देंगे आपको। अभी हम इसे 3D में इमेजिन भी करा देंगे। चल भैया ऐसे ऐसे हम बनाते चले गए और हमने बोला कि भैया ये हमारे फिलामेंटस एक्टिन का अरेंजमेंट है, यानी हमारा फिलामेंटस एक्टिन ऐसे पाया जाता है। 2D में हम आपको इमेजिन करा रहे हैं, 3D में अभी इमेजिन करा दिया जाएगा। चल भैया ऐसा ग्लोबुलर एक्टिन है तो थोड़ा इसको पकड़िए। अब अपने हाथ से एक तरफ से पकड़िए और एक तरफ दूसरे दोस्त को दीजिए और कहिए कि भैया ऐंठ दे। जब ऐंठ देगा तो ग्लोबुलर एक्टिन की ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी। जो हम मायोसिन बाइंडिंग साइट केवल एक डायरेक्शन में दिखा रहे हैं वो तो अलग अलग डायरेक्शन में हो जाएंगी। रस्सी सोच लीजिए, सोच लीजिए। यस, सोच लिया, गुड। नहीं सोच पा रहे, कैसे कर सकते हैं भैया, कोई दो मोटा मोटा तार लो, उस पे गोला बना लो बताने के लिए कि मायोसिन बाइंडिंग साइट है। एक साइड में बना लो, किसी दोनों तार को लो, आपस में ऐंठ दो ऐसे पकड़ के, देखना जो मायोसिन बाइंडिंग साइट बनाए तो चारों तरफ घूम जाएगा, ऐसे रस्सी बन जाएगी। ऐसे ही है हमारे यहां फिलामेंटस एक्टिन। दूसरा है हमारे यहां ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन के बारे में हम बोलते हैं कि ट्रोपोमायोसिन हमारा स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है, स्ट्रक्चरली सिमिलर टू मायोसिन, मीरोमायोसिन। स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है मायोसिन के, मीरोमायोसिन के। ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स की बात करें अगर हम, तो ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स में 3 कंपोनेंट पाए जाते हैं ऐसे। एक को हम बोलते हैं ट्रोपोनिन टी, एक को बोलते हैं ट्रोपोनिन सी, और एक को बोलते हैं ट्रोपोनिन आई। ये ट्रोपोनिन सी है। ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन सी। अब इन्हीं को अरेंज करना है हमें, बहुत ध्यान से समझिएगा। इन्हीं को क्या करना है, अरेंज करना है। इन्हीं को जब हम अरेंज करेंगे, इन्हीं को जब क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, तो चलिए अरेंज कर लेते हैं इनको।
तो अरेंज जब हम करेंगे तो हमें एक्टिन का डायग्राम कुछ ऐसा दिखाई देगा। हमने ऐंठ दिया है किसको, ग्लोबुलर फिलामेंटस एक्टिन को ऐंठ दिया है। फिलामेंटस एक्टिन को क्या करा है भैया, ऐंठ दिया है थोड़ा, तो हम आपको फील करा रहे हैं। 2D है तो हम दिखा तो सकते नहीं, तो बस फील करा रहे हैं। फिलामेंटस एक्टिन को क्या किया था हमने, ऐंठ दिया था। ये हमारा फिलामेंटस एक्टिन, ऐसा ही डायग्राम आपके यहां एनसीईआरटी में लगभग बना होगा। अब ऐंठ दिया था तो एक बात तो पता ही चल गई होगी कि भाई इसका जो मायोसिन बाइंडिंग साइट था वो डिसऑर्गेनाइज हो गया होगा, कहीं किसी में इधर, कहीं में किसी में इधर, ऐसा ऐसा हो गया होगा। कहीं यहां पे दिखा दिया, कहीं यहां पे दिखा दिया, कहीं यहां पे दिखा दिया, ऐसे ऐसे डिसऑर्गेनाइज फॉर्म में दिखा देंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा, ऐसे ऐसे दिखा दिया। ये हमारे मायोसिन बाइंडिंग साइट्स हैं जो प्रेजेंट है कहां पे, ग्लोबुलर एक्टिन पे, ऐसे ऐसे हम दिखा रहे हैं। अब जो हमारा ट्रोपोनिन होता है, ट्रोपोमायोसिन होता है, जो ट्रोपोमायोसिन होता है वो रैप करता है चारों तरफ से, घेरा रहता है किसको, हमारे ए फिलामेंटस एक्टिन को। चलिए हम दूसरे रंग से किसको दिखा लें, ट्रोपोमायोसिन को दिखा लें। तो ट्रोपोमायोसिन कुछ ऐसा है, ये चारों तरफ से ऐसे 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 करके लगभग ऐसे हमारे मायोसिन को क्या कर रहा है, चारों तरफ से रैप कर रहा है। और हम बोलते हैं कि ट्रोपोमायोसिन पे ही रेगुलर इंटरवल पे हमारे यहां ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। अभी हम डायग्राम दिखाएंगे, अभी हम बना रहे हैं ताकि आप भी हमारे साथ बनाएं और समझ सकें इस बात को। एक रेगुलर इंटरवल पे हमारे यहां जो ट्रोपोमायोसिन है उस पे क्या होते हैं, ये ट्रोपोनिन प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ऐसे। ऐसे प्रेजेंट होते हैं। ऐसे हमारा ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स क्या है, एक रेगुलर इंटरवल पे हमारे ट्रोपोमायोसिन पे पाए जाते हैं। डायग्रामेटिकली अगर हम देखना चाहें कि ये कहां है, तो एनसीईआरटी में जो डायग्राम देखा जाए तो यहां पे डायग्राम दिया हुआ है। देखिए यहां पे फिलामेंटस एक्टिन की 2 लेयर, हमने बोला था ना कि रस्सी की तरफ से ऐंठ दीजिए, फिर इसी के चारों तरफ से रैप किया हुआ हमारे पास क्या है, ट्रोपोमायोसिन इसको रैप कर रहा है, और रेगुलर इंटरवल पे कहीं ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स आपको दिखाया गया होगा। ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, हम बोलते हैं एक्टिन फिलामेंट है। क्या है भैया, एक्टिन फिलामेंट है हमारा। चलिए अच्छी बात है, एक्टिन फिलामेंट है। ये तो एक्टिन फिलामेंट के बारे में बात हो गई कि थिन फिलामेंट जो है हमारा 3 चीजों से बना हुआ है, फिलामेंटस एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन से। चलिए अच्छी बात है। अब ध्यान दें, अगर किसी एक ग्लोबुलर एक्टिन को लेते हैं, मान लो 2 को ले लिया, चलो हम थोड़ा समझा दें आपको कॉन्सेप्ट क्या था इसके पीछे। हमने ग्लोबुलर एक्टिन लिया, नॉर्मली ग्लोबुलर एक्टिन ले लेते हैं ऐसे, बस एक ही लाइन लेके समझा रहे हैं। ग्लोबुलर एक्टिन लिया, हमने बोला कि भैया इस ग्लोबुलर एक्टिन के पास क्या था, मायोसिन बाइंडिंग साइट था। समझिएगा, किसी के पास यहां होगा, किसी के पास यहां होगा, मान लीजिए किसी के पास यहां होगा, कोई टेंशन नहीं। हमने ये भी बोला कि भैया ट्रोपोमायोसिन इसे कवर कर रहा है, चलो बोल दिया। हमने ये भी बोल दिया कि भैया ट्रोपोमायोसिन के रेगुलर इंटरवल पे क्या है, हमारे यहां प्रेजेंट होता है क्या, ट्रोपोनिन प्रेजेंट होते हैं और ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। आपको एक चीज दिख रहा होगा कि ग्लोबुलर एक्टिन पे मौजूद, थोड़ा ध्यान दीजिए डायग्राम में, यहां भटकिए। ग्लोबुलर एक्टिन बना रहे हैं तो ग्लोबुलर एक्टिन के पास हमारे पास क्या था, मायोसिन बाइंडिंग साइट था। क्या था भैया, मायोसिन बाइंडिंग साइट था। और इस मायोसिन बाइंडिंग साइट को ये जो ट्रोपोनिन्स हैं हमारे, वो ढके हुए हैं। अब मान लीजिए किसी को जाके लालिमा से मिलनी हो तो कैसे मिलेगा, दरवाजे पे तो 3 दरवान खड़े हैं, तो हम बोलते हैं क्या कि जो ट्रोपोनिन सी है, ट्रोपोनिन सी जो है वो मास्क करता है, मास्क
मायोसिन बाइंडिंग साइट मायोसिन बाइंडिंग साइट को क्या करता है, मास्क किए हुए, ढके हुए। कहानी यहीं से चालू होती है, सारी कहानी का हिस्सा यही है, यहीं से बात समझ में आएगी। अब ये मास्क किया हुआ है, मास्क किया हुआ है तो भैया ये तो ट्रोपोनिन जो है हमारा, जो हमारा मायोसिन बाइंडिंग साइट है तो ढका हुआ है। अब कहीं ना कहीं मायोसिन को जुड़ना होगा, तभी तो कॉन्ट्रैक्शन की फिनोमिना होगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, दोनों का रोल होगा। लेकिन ये ट्रोपोनिन सी जो मास्क किया वो ढका हुआ है, इसकी एफिनिटी जो होती है, हाई एफिनिटी होती है फॉर कैल्शियम। बहुत ही ज्यादा कैल्शियम के लिए चाहत इसकी ज्यादा होती है, यानी कैल्शियम से इसका याराना है, कैल्शियम इसका प्यार है। तो जैसे किसी वजह से कैल्शियम आता है, किसी वजह से कैल्शियम आता है, अभी कैल्शियम का रोल पता चल जाएगा आपको। किसी वजह से अगर कैल्शियम यहां आया तो जो मायोसिन बाइंडिंग साइट ढका हुआ था, और मान लो हमने बोल दिया कि मार्केट में कैल्शियम आ गया मार्केट में क्या आ गया, कैल्शियम आ गया। अब कैल्शियम को देखते ही ये जो ट्रोपोनिन सी है वो अट्रैक्ट हो जाता है टुवर्ड्स कैल्शियम। क्या हो गया, एक कैल्शियम की ओर खींचा चला गया। अब जो ये मास्किंग इफेक्ट था, जो ढका हुआ था, कैल्शियम के साथ बाइंड होने की वजह से अनमास्क हो गया। यानी यहां पे कैल्शियम की जरूरत पड़ती होगी हमें मसल के कॉन्ट्रैक्शन में, और खास करके जो कि मास्क था हमारा मायोसिन बाइंडिंग साइट, जो कि प्रेजेंट था हमारे ग्लोबुलर एक्टिन पे, यानी एक्टिन पे, उसको अनमास्क करने के लिए हमें कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो यहां तो कैल्शियम का रोल मोटा मोटी आपको पता चल गया होगा। फिर क्या होता है, फिर हमारे पास जो दूसरा कंपोनेंट है हमारा मायोसिन है। क्या भैया, मायोसिन। दूसरा कंपोनेंट हमारा जो है वो मायोसिन है। चलो भैया मायोसिन को देख लेते हैं। किसको देख लेते हैं, मायोसिन। मायोसिन को हम नाम देते हैं, बोलते हैं, मायोसिन को हम बोलते हैं थिक फिलामेंट। क्या बोलते हैं, थिक फिलामेंट। मायोसिन को बोलते हैं थिक फिलामेंट, मोटा तंतु। अब मायोसिन बना होता है लगभग किससे, न्यूरोमायोसिन से। मेड अप ऑफ न्यूरोमायोसिन। ये बना होता है क्या, मीरोमायोसिन से बना होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, थ्योरीज बहुत आसान है इसकी। मीरोमायोसिन की बात करें तो लगभग 500 मीरोमायोसिन मिलके एक मायोसिन बनाती हैं, और अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है, मीरोमायोसिन 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 मीरोमायोसिन, ऐसे और ऐसे एक ग्लोबुलर हेड बन गया। फिर इधर मीरोमायोसिन 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 मीरोमायोसिन, एक ग्लोबुलर हेड बन गया। फिर यहाँ मीरोमायोसिन मीरोमायोसिन मीरोमायोसिन, ऐसे करके अरेंज रहती है। याद रहे आपके बुक में डायग्राम जो दिया हुआ है ना, हम तो कभी कभी मोटा मोटी बना लें, लेकिन कहीं ना कहीं आपके यहाँ ये जो है टेल रीजन को रिप्रेजेंट करता है, टेल, और ये रिप्रेजेंट करता है क्रॉस आर्म को, क्रॉस आर्म को, और ये रिप्रेजेंट करता है ग्लोबुलर हेड को, ग्लोबुलर हेड। इसलिए स्टैंडर्ड बुक में जब डायग्राम देखिएगा मायोसिन का तो ऐसे दिखाया गया होगा। ये जो सीधी लकीर है वो दिखाता है हमारे टेल इलाके को, और जो ऐसे बना रहे हैं हम ऑब्लिक लेयर्स, वो दिखाता है हमारे यहां क्रॉस आर्म को। ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, टेल वाले रीजन को हम बोलते हैं लाइट चेन मीरोमायोसिन, और क्रॉस आर्म वाले इलाके को बोलते हैं हैवी चेन मीरोमायोसिन। तो मीरोमायोसिन को जब हम स्ट्रक्चरली देखते हैं तो हम बोलते हैं कि ये क्रॉस आर्म वाला इलाका हो गया, और क्रॉस आर्म वाले इलाके को हम क्या बोलते हैं, हैवी चेन मीरोमायोसिन, हैवी चेन मीरोमायोसिन, HMM। और इस क्रॉस आर्म में देख रहे होंगे ग्लोबुलर हेड दिखाई दे रहा होगा आपको। क्या दिखाई दे रहा होगा भैया, ग्लोबुलर हेड। ये देखिए, ये फील करिए, ये ग्लोबुलर हेड है, और ग्लोबुलर हेड के पास भी दो भाई साहब, दो आइटम दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से, एक को हम बोल रहे हैं एक्टिन बाइंडिंग साइट, देखिएगा जरा ध्यान से, गौर से, और दूसरे को बोल रहे हैं ATP बाइंडिंग साइट। देखिए
दो ग्लोबुलर हेड है तो दो एक्टिन बाइंडिंग साइट और दो एटीपी बाइंडिंग साइट दिख रहा होगा। नाम से ही पता चल रहा होगा भैया एक्टिन के पास तो मायोसिन बाइंडिंग साइट था और मायोसिन के पास एक्टिन बाइंडिंग साइट था, यानी एक्टिन बाइंडिंग साइट मायोसिन बाइंडिंग साइट आपस में यहां मिलते होंगे और उसके लिए कैल्शियम की जरूरत पड़ती होगी क्योंकि दरवाजा तो ट्रोपोनिन सी ने बंद कर रखा था। और एटीपी बाइंडिंग साइट देखेंगे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन एक बात जान लीजिए कि अगर ये टेल है, इसे अगर हम टेल बोलते हैं, सॉरी इसे हम क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं, पूंछ बोलते हैं। ये टेल है अगर तो हम बोलते हैं कि टेल में भैया लाइट चेन मीरोमायोसिन होता है, एलएमएम। कहीं ना कहीं क्रॉस आर्म और टेल के बीच में जो संधि होती है, जो ज्वाइंट होता है, ज्वाइंट तो ऐसा कोई नहीं है लेकिन ये बिहेव करता है किसकी तरह, हिंज ज्वाइंट की तरह, बिहेव लाइक हिंज ज्वाइंट। अब हिंज ज्वाइंट क्या होता है भैया, द ज्वाइंट विच अलाउ मूवमेंट ओनली इन वन एंगुलर प्लेन। जैसे हमारे एल्बो ज्वाइंट को देखोगे ऐसे ही अलाउ हो रहा है मूवमेंट, ऐसे ऐसे नहीं। तो वैसे ही क्रॉस आर्म जो है हिंज ज्वाइंट से जुड़ा हुआ है, लगभग अपीयर करता है, ये केवल इधर मुड़ सकता है, इधर नहीं मुड़ सकता। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमारे यहां मायोसिन को हम बोलते हैं क्या, मायोसिन को थिक फिलामेंट बोलते हैं। इनका अरेंजमेंट कैसा होता है जरा डायग्राम में देख लीजिए। डायग्राम में देखेंगे इनका अरेंजमेंट तो स्ट्रिएशंस देखिए, बैंड जो हम बोल रहे थे कि माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा। देखिए कहीं डार्क कहीं लाइट, कहीं डार्क कहीं लाइट दिखाई दे रहा है, अच्छी बात है, दिखाई दे रहा है। जहां डार्कनेस है वहां देखेंगे क्या है और जहां लाइट है वहां क्या है। अब लाइट बैंड को हम बोलते हैं लाइट बैंड, लाइट बैंड बोल रहे हैं। तो हमने देखा कि दो चीजों का अरेंजमेंट है, एक्टिन और मायोसिन का कुछ ऐसा अरेंजमेंट है कि कहीं डार्क कहीं लाइट, कहीं डार्क कहीं लाइट, कहीं धूप कहीं छाया, कहीं धूप कहीं छाया, ऐसा माहौल बना हुआ है। ठीक, अच्छी बात। अब यहां देखिए इस डायग्राम में हमने इनका अरेंजमेंट दिखाया है। यहां एक्टिन है, मायोसिन है, बीच में मायोसिन को मोटा दिखाया और ऐसे ऐसे करके फील भी कराया गया है, ऐसे ऐसे करके फील भी कराया गया है। फील करते रहिए आप, थोड़ा हम और अच्छा डायग्राम बनाएंगे इसलिए आप फील करते रहिए। थोड़ा और भी बातें करेंगे, एनसीईआरटी में जो नहीं दी हुई है वो भी बात कर लेंगे, लेकिन फील करना जरूरी है दोस्त। कैसे फील करेंगे आप, ठीक है भैया, ठीक ऐसे। थोड़ा हम दूसरा डायग्राम बनाते हैं इसी बात के लिए कि हमारे यहां अरेंजमेंट कैसा है इनका। चूंकि बहुत सारे एनोटेशंस आपसे पूछे गए हैं, बहुत सारे नाम आपसे पूछे गए हैं, दैट्स वाई, ताकि आप इजिली आंसर कर सके इस बात को, इजिली आंसर कर सके इस बात को। इसलिए चलिए हम क्या करते हैं, इसको हम फील कराते हैं आपको। हम क्या करते हैं, चल भैया हम एक्टिन को व्हाइट कलर से दिखाते हैं और मायोसिन को मान लो लाल रंग से दिखा देंगे, अपने घर की है, कोई टेंशन ना है। थोड़ा मोटा कर लेंगे, माहौल तो ही सही रहेगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, इनका पूरा अरेंजमेंट बताऊंगा आपको, आपके सवाल बनने लगेंगे दोस्त। जो दूरी आपकी इस टॉपिक से है वो दूरी खत्म कर दूंगा मैं। ऐसे हमने बना लिया व्हाइट कलर से एक्टिन फिलामेंट। क्या बना लिया, एक्टिन फिलामेंट। चलिए भैया मायोसिन भी बना ही लेते हैं। मायोसिन को हम थोड़ा दूसरे कलर से बना लें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बनाए रखें हम। मायोसिन को हम बना लें मान लो कि ऐसे करके, मोटे में थोड़ा दिखा लें। और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट दिखाने के लिए हम आपको भी फील करा दें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और बेहतर रहे। हम दो चीजें ले लेंगे, ऐसे कर लिया, इधर भी जता देंगे क्योंकि जो क्वेश्चन आता है हम उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको पढ़ा रहे हैं। बहुत ध्यान समझिएगा, हमने ऐसा बनाया है, इस अरेंजमेंट को समझिएगा। थोड़ा और बेहतर डायग्राम को बनाना हो तो ये भी बात जहन में नोट ही कर लीजिए कि मायोसिन हमारा कहीं ऐसा होगा। इससे आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी जो होगी वो बनी रहेगी और जो मैं बताना चाहता हूं आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ऐसा हमने एक डायग्राम बना लिया है। डायग्राम बनने में देर लगे तो समझिए कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। नया स्टाइल, ये मायोसिन है। क्या है भैया, मायोसिन। ऐसे ऐसे रेंज है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अच्छा आपको एक इलाका दिख रहा होगा जहां पे
केवल और केवल एक्टिन प्रेजेंट है। क्लियर? यस या नो? हाँ या नहीं? चल, केवल और केवल एक्टिन प्रेजेंट है। नहीं भी एज्यूम कर पा रहे हैं तो जरा यहां से सोचिए, जरा भैया कहां से सोचिए, यहां से सोचिए। कहां से? तो दिमाग से, यहां से, यहां से। एक ऐसा इलाका है जहां पे केवल और केवल क्या प्रेजेंट है भैया? एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर? सेम इलाका यहां भी तो एक, सेम इलाका एक यहां भी तो है, सेम इलाका एक यहां भी एग्जिस्ट करता है कि नहीं? हाँ करता है भाई। जहां पे केवल और केवल एक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट है, इस पूरे इलाके को हम बोल रहे हैं आई बैंड। आई डिनोट्स फॉर आइसोट्रॉपिक। क्या बोल रहे हैं भैया? आई बैंड। तो ये आई बैंड इधर लिख लिया और यहां लिख लिया। सारे सवाल आते हैं भैया आई बैंड। ठीक है, चलो। अच्छा, एक इलाका ऐसा दिख रहा होगा आपको जहां एक्टिन और मायोसिन दोनों प्रेजेंट है। एक्टिन भी प्रेजेंट है, मायोसिन भी प्रेजेंट है, यानी ये वाला इलाका, यानी ये वाला इलाका। थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो गया डायग्राम में। इस डायग्राम को थोड़ा सा मुझे बीच से कट करना है। चलिए कट कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं अभी, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अभी हम केवल दिखा रहे हैं एक्टिन और मायोसिन, और इसको हम अपने स्टाइल में बना लेते हैं। थिन फिलामेंट है तो थिन ही बनाएंगे। यहां पे देखेंगे तो केवल यहां से स्टार्ट करेंगे, तो यहां से लेके यहां तक थोड़ा एक्सटेंड करा देते हैं। यहां से लेके यहां तक हमारे पास क्या प्रेजेंट है? एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये हमारा एक्टिन फिलामेंट दिखा रहा है, व्हाइट वाला। तो एक जगह ऐसा दिख रहा होगा जहां पे केवल आपको एक्टिन फिलामेंट दिख रहा होगा। बाकी अगर इस इलाके की बात करें, यहां से लेके यहां तक की, तो इस इलाके में हम दोनों देख रहे हैं, एक्टिन भी देख रहे हैं और मायोसिन भी देख रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं एन आइसोट्रॉपिक बैंड, यानी ए बैंड बोलते हैं। एक्टिन और मायोसिन दोनों प्रेजेंट है यहां पे, यानी हम बोल सकते हैं कि होल लेंथ ऑफ मायोसिन को हम ए बैंड बोल रहे हैं। क्लियर है? द इलाका वेयर एक्टिन एंड मायोसिन बोथ आर प्रेजेंट, दैट इज नोन एज एन आइसोट्रॉपिक बैंड। चलिए, अच्छी बात है। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला था कि अगर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें, क्या करें? इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइन मतलब ऐसी लाइन जो एग्जिस्ट नहीं करती। इमेजिन कर लें कि पीयूष तिवारी को यहां से आधा काटा जा सकता है, वो लाइन। तो भैया एक इमेजिनरी लाइन अगर हम ऐसा बनाएं जो हमारे आई बैंड को दो इक्वल पार्ट में बांट दे, यानी इस इमेजिनरी लाइन की वजह से जो हमारा आई बैंड है, यानी यहां तक का जो बैंड है, मान लो ए, और यहां तक का जो बैंड है हम बोल दें ए आई बाई 2 हो गया, ए आई बाई 2 हो गया। बहुत ध्यान समझना। तो इस लाइन को नाम दिया गया जेड लाइन। क्या बोला गया? जेड लाइन। क्या बोला गया? जेड लाइन। ठीक है, एक ऐसी लाइन इधर भी होगी भाई, जो ए आई बैंड को दो इक्वल भागों में बांट रही होगी, इसे बोल दिया गया जेड लाइन। इधर का हिस्सा आई बाई 2 यहां तक, और इधर का हिस्सा यहां तक आई बाई 2। बहुत ध्यान समझिएगा। और इस डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन को नाम दिया गया सार्कोमियर। क्या दिया गया नाम? सार्कोमियर। और सार्कोमियर को बोला गया कॉन्ट्रैक्शन की यूनिट। एक यूनिट बनाता है कॉन्ट्रैक्शन का। सार्कोमियर को बोला गया क्या? कॉन्ट्रैक्शन की यूनिट बोली गई। पहले हम सारे नाम देखेंगे। अच्छा, तो यहां पे एक ऐसा इलाका भी दिख रहा होगा जहां केवल और केवल मायोसिन प्रेजेंट है। तो जहां केवल और केवल मायोसिन प्रेजेंट है उसे नाम दिया गया एच जोन, यानी हैंसेन जोन बोला गया। और इफ आई ड्रॉ अ लाइन विच डिवाइड्स द एच जोन इन फ्रॉम द मिडिल एंड दैट इज नोन एज एम लाइन। इतने सारे एनोटेशन किए गए, एम लाइन।
एक कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन का अरेंजमेंट है जो हम बता रहे थे, जिसकी वजह से डार्कनेस और लाइटनेस दिखाई देती है। तो डार्क बैंड इसलिए बनता था कि वहां डार्क में एक्टिन और मायोसिन दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करते थे, और लाइट बैंड में केवल और केवल एक्टिन पाया जाता था, इसलिए डार्क एंड लाइट पैटर्न या शैडो शो होता था। में इनका अरेंजमेंट है, ठीक है, इनका अरेंजमेंट है। अब ध्यान दीजिएगा, अरेंजमेंट के हिसाब से बात करेंगे, अभी कॉन्ट्रैक्शन कैसा होता है उसकी बात कर लेंगे, लेकिन सबसे बेहतर बात हम करना चाहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। अभी दूसरों का अरेंजमेंट कैसे होता है, इसको इस थ्योरी को हक्सले एंड हक्सलिन दिया था, इसको बोला गया स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। बहुत ही ज्यादा भोकाल है आपके यहां, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बोला गया इसे। क्या बोला गया? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। थोड़ा समझते हैं इसका, बहुत आसान तर्जों में समझेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान हम बोल रहे हैं, यानी आपको आसान करके ही समझना पड़ेगा। अब स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी हम बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ दो तरह की प्रोटीन है, एक्टिन और मायोसिन। एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है और इन्हीं की वजह से कॉन्ट्रैक्शन हमारे यहाँ होता है। एक्टिन पे हमारे यहाँ मायोसिन बाइंडिंग साइट था और मायोसिन पे हमारे यहाँ एक्टिन बाइंडिंग साइट था। लेकिन एक्टिन पे जो मायोसिन बाइंडिंग साइट था, एक्टिन पे जो मायोसिन बाइंडिंग साइट था वो मास्क था ट्रोपोनिन सी से। मान लीजिए कि कैल्शियम आया सार्कोप्लाज्म में, जब कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी तो चाहत तो ज्यादा है ट्रोपोनिन सी की, तो भैया अपनी महबूबा की तरफ निकल लिया। तो जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है जो कि एक्टिन पे प्रेजेंट था वो एक्सपोज हो जाएगा। अच्छा, एक्सपोज हो गया। अच्छा, हमारा ग्लोबुलर हेड कुछ ऐसा है, समझिएगा, ग्लोबुलर हेड मान लीजिए कुछ ऐसा है, कुछ इस कंडीशन में है हमारा ग्लोबुलर हेड। थोड़ा सा और लिटा देते हैं ग्लोबुलर हेड को भाई, कुछ इस कंडीशन में हमारा ग्लोबुलर हेड है। हम बोलते हैं कि यहां पे उसके पास एटीपी बनता है, एटीपी बाइंडिंग साइट है, एटीपी है, और यहां पे इसके पास एक क्या है, एक्टिन बाइंडिंग साइट है जो एक्टिन से जाके जुड़ेगा। अब जैसे ही कैल्शियम आयन आता है और ट्रोपोनिन सी जो है के वजह से डीमास्क होता है हमारा मायोसिन बाइंडिंग साइट, वैसे ही हमारा एटीपी क्या होता है, एटीपी को जब भी हम एडीपी में कन्वर्ट करेंगे तो मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, याद रहे। ये कन्वर्ट होता है एडीपी प्लस आईपी में, है चूंकि ये केमिकल ही दोस्त, याद रहे। एडीपी और आईपी में कन्वर्ट होता है तो ग्लोबुलर हेड जो टिल्टेड था वो ऊपर की तरफ उठता है। तो मान लीजिए एक्टिन है, ये पेन हमारा एक्टिन है, ग्लोबुलर हेड हमारा ऐसा है, जैसे ही एक्टिन से मायोसिन बाइंडिंग साइट हटा, मायोसिन का मास्किंग इफेक्ट हटा और एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हुआ, हमारा ग्लोबुलर हेड आके ऐसे जुड़ गया। यानी एक्टिन बाइंडिंग साइट जो है वो मायोसिन बाइंडिंग साइट से जाके अटैच हो गया। यानी हम बोलते हैं क्या कि क्रॉस ब्रिज बन गया। क्या बन गया? क्रॉस ब्रिज बन गया, मायोसिन हेड अटैच हो गया एक्टिन बाइंडिंग साइट पे, मायोसिन बाइंडिंग साइट पे। क्लियर? हम बोलते हैं क्रॉस ब्रिज बन गया। अब चलो ये दो लोग अटैच हो गए, इस पे हमारा मायोसिन अटैच हो गया, लेकिन हमारे पेन की प्रॉपर्टी यानी एक्टिन की प्रॉपर्टी है कि स्लाइड करता है, ऐसे स्लाइड करता है। तो मान लो हमारा ऐसा अटैच हो गया, तो इनको भी चाह रहा होगा कि तुम भी चलो, तुम भी चलो, तुम भी चलो, कर रहा होगा। तो बैक एंड फोर्थ मोशन लगाता है, बैक एंड फोर्थ मोशन लगाता है, पावर स्ट्रोक जनरेट करता है। हम बोलते हैं कि एक्टिन स्लाइड कर रहा है ओवर मायोसिन और प्रयास करता है कि लेके चले तुम्हें अपने साथ। लेकिन हमने बताया था कि मायोसिन एक सर्टेन लिमिट तक क्या कर सकता है, क्योंकि हिंज ज्वाइंट से जुड़ा हुआ है, तो कुछ दूर तक तो ये चला जाएगा मान लो, लेकिन आफ्टर दैट कनेक्शन टूट जाएगा। होता क्या है कि पावर स्ट्रोक जब जनरेट होता है तो एटीपी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। एटीपी जैसे आके अटैच होता है, जो हमारा क्रॉस ब्रिज है वो ब्रेक हो जाता है। एटीपी जैसे आके अटैच होता है, क्रॉस ब्रिज ब्रेक हो जाता है, और ऐसे हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करती है। अब इसका फिनोमिना देखेंगे, तो कॉन्ट्रैक्शन प्रोटीन का क्या चल रहा है उसका हिसाब किताब देख रहे हैं। तो हम देखते हैं एक्टिन फिलामेंट से मायोसिन फिलामेंट बाइंड होती है, हम बोलते हैं क्रॉस ब्रिज बन गया। क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन के लिए हम बोलते हैं कि एटीपी को एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट होना पड़ता है, उसके लिए मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एटीपी जैसे ही एक्टिन जैसे ही मायोसिन से बाइंड होगा, एक्टिन स्लाइड करेगा ओवर मायोसिन और पावर स्ट्रोक जनरेट करेगा। पावर स्ट्रोक जनरेट करेगा तो उसके लिए पावर स्ट्रोक को रेजिस्ट करने के लिए एटीपी पड़ेगी, और जैसे ही एटीपी आएगा क्रॉस ब्रिज ब्रेक हो जाएगा। ये प्रोसेस चलता रहता है, एंड दैट इज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। यही स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है। लेकिन इस बात को बेहतर समझने के लिए कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी काम कब की, पहले हम समझेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को। किसको समझेंगे? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को।
चलो भैया समझ लेते हैं, बहुत छोटे में समझेंगे इसे, ध्यान रहे। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की बात करेंगे तो मोटर एंड प्लेट भी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम चाहत अगर अपनाएं, जैसे मान लो हम एक मसल बना ले भैया, क्योंकि काम समझना बहुत जरूरी है। हमने एक मसल बना लिया, इस बात को समझ जाइए, बहुत आसान रहेगा। तो मसल का जो मोटर एंड प्लेट है, यहां पे रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भैया? रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। रिसेप्टर को मान लो हम हरे रंग से दिखा दें, यहां पे रिसेप्टर पाए जाते हैं मोटर एंड प्लेट पे। क्या पाए जाते हैं? रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। और चूंकि अंदर मसल फाइबर हैं तो एक्टिन और मायोसिन होगा। क्या होगा? एक्टिन और मायोसिन होगा। ठीक है। नॉर्मली मान लीजिए कि अभी हमारे जहन में कुछ चल नहीं रहा है, तो हमारे जहन में आया कि भैया थोड़ा जाओ पानी लाओ, तो हमारे पास एक न्यूरॉन होगा जो ब्रेन से सिग्नल लेके चला होगा, और न्यूरॉन सिग्नल लेके चला होगा तो यहां पे क्या होता है, यहां पे जो साइनेप्टिक वेसिकल्स है, साइनेप्टिक नॉब है, उसमें साइनेप्टिक वेसिकल्स होती हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करती हैं। इस पूरे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, एनएमजे। क्या बोलते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। और जो मसल के सरफेस पे, इसे मोटर एंड प्लेट बोलते हैं, और ये हो गया। यहां पे जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है इसका नाम है एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है, और एसिटाइलकोलिन के लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे किस पे? मोटर एंड प्लेट पे, यानी मसल्स के मेम्ब्रेन पे। अब जैसे एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है, मान लीजिए हमने कोई भी इंफॉर्मेशन दी होगी कि चलो पेन लाते हैं, चलो पानी लाते हैं, कुछ भी, तो इसके लिए केमिकल आया होगा, और रिस्पेक्टिव मसल के एंडिंग पे जो न्यूरॉन होगा वो एसिटाइलकोलिन रिलीज किया होगा। एसिटाइलकोलिन जैसे ही रिसेप्टर रिसीव करेंगे, डीपोलराइजेशन स्टार्ट होगा। डीपोलराइजेशन स्टार्ट होगा, कैल्शियम की एंट्री स्टार्ट होगी, कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन सार्कोमियर में बढ़ेगा। सार्कोप्लाज्म को हम स्टोर हाउस ऑफ द कैल्शियम भी बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। जैसे कुछ इतना कॉन्सेंट्रेशन डीपोलराइजेशन का वेव बढ़ जाता है तो कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर निकलते हैं, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर निकलेंगे तो कैल्शियम आयन किसके कांटेक्ट में आएंगे? कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स के कांटेक्ट में आएंगे, और वहीं पे मास्किंग इफेक्ट हट जाएगा। फिर जब लगेगा कि नहीं अब मसल को रिलैक्स कराना है, तो यहाँ पे एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम पाया जाता है जो इसको ब्रेक कर देता है, एसिटाइलकोलिन को। और ऐसे हम मसल को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कराते हैं, एक मोटा मोटी वर्डों में समझे तो। यहाँ इस रिसेप्टर का बहुत बड़ा रोल होता है, इससे रिलेटेड हम बीमारी भी पढ़ेंगे। तो यहां से कैल्शियम रिलीज होता है, और वैसे स्लाइडिंग फिलामेंट के अकॉर्डिंगली काम करता है। सवाल आपसे कैसे पूछे गए इस हिस्से से जरा वो भी समझ लें। सवाल पूछे गए इस तरह से कि अगर हम मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराएं, एक रिलैक्स स्टेट का डायग्राम दिया हुआ है, एक कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट का डायग्राम दिया गया है, और एक फुली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट का डायग्राम दिया गया है। अगर हम बात करें तो इस जोन को हम I/2 कह रहे थे, इस जोन को हम I/2 या I बोल रहे थे। इस जोन को जहां पे एक्टिन मायोसिन दोनों है, इसे हम बोल रहे थे A बैंड, इसे हम बोल रहे थे H जोन, और यहां पे M लाइन प्रेजेंट थी। यही तो बात थी। तो अगर हम कॉन्ट्रैक्शन जब कराते हैं तो चारों बैंड में क्या चेंज हो रहा है, हम चारों बैंड के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। तो अगर हम कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, अब ये डायग्राम देख के आप कंपेयर करिएगा। पहले तो हम बात करेंगे आई बैंड के बारे में, फिर बात करेंगे ए बैंड के बारे में, फिर बात करेंगे बिटवीन टू जेड लाइन, फिर बात करेंगे एच जोन के बारे में। अगर हम किसी मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराएं तो ये जो जोन्स दिए हुए हैं इस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं तो ध्यान रहे, द डिस्टेंस बिटवीन आई बैंड डिक्रीज करेगा। देखिए कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, फुली कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे खत्म ही हो जाएगा, तो आई बैंड डिक्रीज करेगा। अच्छा ए बैंड की बात करें तो ए बैंड कहीं ना कहीं टोटल लेंथ ऑफ मायोसिन है, मायोसिन की लेंथ तो कम नहीं कर लोगे, तो ए बैंड हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। यही सवाल है, जितनी बार लगाए होंगे हमेशा देखे होंगे कि यही सवाल पूछा गया होगा कि ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन कौन सा यूनिट कांस्टेंट बना रहता है, एंड दैट इज ए बैंड, दैट इज ए बैंड। डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन क्या हो रहा है, यहां पे एक जेड लाइन है, यहां पे दूसरी जेड लाइन है, कॉन्ट्रैक्शन करा रहे हैं, दोनों की बीच की दूरी क्या हो रही है, कम हो रही है, ये भी डिक्रीज करेगी।
मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे तो जेड लाइन के बीच की दूरी भी कम होगी और हेंसन जोन की दूरी भी बीच भी कम होगी। यानी ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन अगर कोई चीज कांस्टेंट बनी रहेगी तो है आपका एनाइसोट्रॉपिक बैंड यानी ए बैंड। बाकी सारी जो लाइंस हैं, बैंड्स हैं, वो डिक्रीज करेंगे। यही सवाल आपसे पूछा गया है और इसी तरह से सवाल पूछा गया है। इतनी बातें आपके एनसीईआरटी में मसल्स वाले हिस्से में है। अगला हिस्सा जो अगला लेक्चर होगा वो हमारे स्केलेटल वाले पार्ट से होगा और जो डिजीज या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ओवरऑल चैप्टर का करेंगे। यानी नेक्स्ट पार्ट जो 2 होगा उसमें स्केलेटल कंपोनेंट तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इस चैप्टर के डिजीज भी पढ़ेंगे, कौन कौन से डिजीज है हमारे यहाँ और कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस किस अंदाज में पूछे गए उसको भी पढ़ेंगे। तब तक सबसे बेहतरीन स्लाइड जो आपका मतलब बेहतर तरीके से आपको जिसका इंतजार रहता है थैंक यू का आपके सामने है। तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही खिलखिलाते रहिए। धन्यवाद, टाटा, टेक केयर, बाय।